गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सर, वी आर फाइन सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कौन पढ़ने वाला है? सर मैं पढ़ूं? शुरू करें। श्योर श्योर। हैं और वो अपनों से जो कतरा के चले हैं और वो अपनों से जो कतरा के चले हैं। हम वो हैं जो गैरों को भी अपना के चले। उलझे ही नहीं गेसु पुरखम में किसी के, उलझे ही नहीं गेसु पुरखम में किसी के। हम हम वक्त की हम वक्त की जुल्फों को भी लहरा के चले। सुलझा के चले। हम वक्त की हम जी। वक्त की तो जुल्फों। फरमाते हैं कि हैं और जी, हैं और वो अपनों से जो कतरा के चले हैं, हम वो हैं जो गैरों को भी अपना के चले हैं। अ, एक चीज जो दुनिया में हर हर स्कूल ऑफ थॉट में, हर रिलीजन में एज अ मोरल वैल्यू प्रमोट की जाती है, वो ये है कि आप अ, अपने अच्छे स्वभाव, अच्छे बर्ताव में इस बात पर, इस ग्राउंड पे कोई डिस्क्रिमिनेशन न करें कि हम अच्छे हैं सिर्फ अपनों के लिए और बाकियों के लिए हमसे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जैसे कुछ लोग शायद आपने भी देखे हो, इक्का दुक्का ही समाज में ऐसे होते हैं जिनके व्यवहार से, जिनके बिहेवियर से, उनके साथ कुछ पल, कुछ घंटे, कुछ महीने उनके साथ डील करके लगता है कि इनके अंदर वो वाली डिवाइस नहीं है जिसे इमोशन कहते हैं। ठीक है ना? बहुत ही इमोशनलेस हैं, बहुत ही ड्राई हैं, बहुत ही रूड हैं। ठीक है। बट एक्चुअली हत्ता वो लोग भी जो है, उनके अपने जो फैमिली का इशू अगर हो, फॉर एग्जांपल बीवी हैं, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, तो वो जो एक छोटी सी दुनिया है अपनी एक फैमिली की, उनके टच में आते ही अचानक वो डिवाइस एक्टिव हो जाती है। वो फिर आप उनके फेस एक्सप्रेशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इनके अंदर भी इमोशंस हैं। काफी इमोशनल आदमी है भाई, ऐसा थोड़ी ना है। बच्चे की बात आए तो देखो किस कदर इमोशनल है। या अपने फैमिली मेंबर्स का इशू हो तो काफी इमोशनल होते हैं। उसके अलावा आप पूरी दुनिया में किसी भी इंसान का, किसी भी फैमिली का, किसी भी अ, उसका जो है, आप उनके सामने बहुत ही दर्दनाक कोई कोई ट्रेजेडी आप उनके साथ शेयर करें कि यार बड़ा बड़ा अफसोस हुआ यार, मतलब बहुत ही दुख हुआ, आप बताइए यार क्या हो गया, पता नहीं कौन था, कहाँ था, बट सुन के पढ़ के तकलीफ हो रही है कि यार बताओ, वहां पे ना फला जगह वो एक एक लेडी का गला ही काट दिया यार, पब्लिक प्लेस पे यार। मतलब किस कदर बेहिस हो गए हम लोग यार। मतलब दुनिया वीडियो बना रही है, कोई इसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, कहाँ जा रहे हैं यार, क्या होगा इन नस्लों का। बंदा अटेंशन ही नहीं पे कर रहा है, एकदम से सुन ही नहीं रहा है जैसे हमारी बात को, कोई बिल्कुल नोटिस में ही नहीं ले रहा है इसको वो। यानी जैसे फेस एक्सप्रेशन बात शुरू होने से पहले थे, वैसी पूरी बात सुनने के बाद भी हैं। और उसके बाद ये कहते रहे व्हाट टू अस, हमसे क्या मतलब यार, हम इन सब चक्करों में नहीं पड़ते हैं। तो ये जो इस किस्म की नॉन सोशल काइंड ऑफ जेस्चर है और ऐसा बर्ताव है जिसमें हमारा दिल किसी और के लिए नहीं पसीजता है, बल्कि हमने उसको कन्फाइन किया हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड किया हुआ है पर्टिकुलर दो चार लोगों के लिए, इतनी बड़ी 8 अरब से ज्यादा से भरी दुनिया में हमने फॉर एग्जाम्पल उसको 8 लोगों तक कन्फाइन किया हुआ है, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, वाइफ, बच्चे, भाई बहन। तो एक ये भी एक सोच है। इसकी ठीक विपरीत जो सोच होती है, इसके ठीक अपोजिट जो एक एक सोचने का तरीका है, वो ये है कि मीर तकी मीर ने कहा था, पत्थर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। यानी क्या मतलब, अगर आप इंसान हैं और आप सेंसिटिव इंसान हैं, आप अंदर से जातन आप बेसिकली आप
के अंदर थोड़ी शराफत है, तो आपको दुनिया में कहीं भी किसी पर जुल्म होगा, कुछ उसके साथ बुरा होगा, तो आप उस पर रिएक्ट करेंगे। आई विश आई कुड हेल्प हिम और हर, ऐसा काश ना होता उसके साथ तो अच्छा था। ठीक है। सो ऐसे दिल के लोग बड़े नेक दिल होते हैं, बड़े पाक दिल होते हैं। ये जो क्वालिटी है साथियों, ये अपने पीक पे पहुंच जाती है जब ये क्वालिटी आप किसी सूफी के अंदर देखते हैं, तो ये बड़ी इंटेंस हो जाती है। ये वाली क्वालिटी क्या हो जाती है, जो जी। मैक्सिमम साइज हो जाता है ना इसका, वो आप मान लीजिए वो सूफी के अंदर पाया जाता है। अगर वो सूफी शख्सियत का मालिक है, मिस्टिक पर्सनालिटी का मालिक है, रूहानी स्पिरिचुअल किस्म का वो इंसान है, तो उसके अंदर ये वाली क्वालिटी अपने क्लाइमेक्स पे होती है एकदम से। यानी मे भी उसके यहाँ तो इस हद तक होता है कि शायद वो अपने किसी दर्द पर या अपनों के किसी दर्द पे एक्सटेम्पोर उस तरह का रिएक्शन ना दे, बट वो दूसरों के लिए और ज्यादा बेचैन हो जाता है। अपनों को सोचता है कोई बात नहीं, मेरा अपना मामला है ना, कोई बात नहीं है, ठीक है, रब से शिकवा करेंगे, उससे बात करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। इवन जिसके थ्रू उन्हें वो तकलीफ पहुंची होती है उसके लिए भी सिंपैथी होती है कि काश उसे मैं गाइड कर पाता, उसकी उसकी दुनिया और उसकी यहाँ के बाद वाली दुनिया बचा पाता कि भैया तुम गलत कर रहे हो, इससे बड़े खराब अंजाम होते हैं यार, तुम्हें बर्बाद होता या बेइज्जत होता या वहां डंडे खाता देख के मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना। वो आप जितनी भी दुनिया में जितनी भी आई मीन ट्रू सेंस में लीडर्स हैं, ठीक है ना, वो आप जितने भी वली खुदा हैं, इमाम गुजरे हैं पहले, प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली के लोग, इमाम हुसैन का कैरेक्टर देख लीजिए आप, फैमिली मार दी, साथियों को मार दिया, 71 लोगों को मार दिया और खुद को भी गले पे खंजर रेतने की बात है, फिर भी उस बंदे की फिक्र है कि भाई तुम प्रॉफिट को क्या जवाब दोगे, तुम्हें शर्म नहीं आएगी तुम्हें कि तुमने इतने सारे लोगों को परदेश में, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है भाई कि तुम्हारा क्या बनेगा, मतलब आप 71 जनाजे अपने जवान बेटी की मैयत उठा के ला रहे हैं जिसे सामने वाले ने मारा है, उसके बारे में आप उसकी आखिरत की फिक्र कर रहे हैं कि इसका होगा क्या। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है मेरी ड्यूटी है कि इस पूरे इंसानी टोले को उस गुमराही से, उस मिसगाइडेंस से, उस भयानक अंत से उसे बचाना। ये उनका अल्टीमेट मोटो है कि इंसानों को मोटिवेट करना सही डायरेक्शन में, आखिरी सांस तक, मरने से ठीक पहले तक। और ये वाली अप्रोच और ये सोच यहां तक उन इंसानों के लिए भी होती है जो उनके लिए घातक हैं, जो उनके लिए कातिल हैं, इवन उनके लिए भी इस तरह से सोचना। ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हजरत अली के लिए मिलता है, मैं आई मीन जिस बैकग्राउंड से आता हूँ और जो उसकी कुछ बातें जहन में बची रह गई हैं, तो मुझे आप माफ करेंगे, मैं उसी में से कोट कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा मेरा आई मीन कंपेरेटिव स्टडीज नहीं है कि मैं अलग अलग रिलीजन से सॉलिड बात एज इट इज कोट कर पाऊँ। आई विश काश ऐसा होता। हजरत अली को जो है नमाज पढ़ते में सर पे तलवार मारी बंदे ने, तो वो घर आ गए और उस बंदे को पकड़ लिया लोगों ने जिसने तलवार मारी थी सर पे, उसे पकड़ के ले आया हाथ हाथ बांध के कई सारे लोग, पूरे सारे लोग, कूफा सिटीज इन इराक, वहां पर ये किस्सा हुआ था। अब वो सर से खून बह रहा है और लेटे और सारे लोग, भीड़ लगी हुई वहां बाहर, वो आदमी पकड़ा गया, इसने मारी तलवार। ठीक है जी। अब आप उससे कहते हैं कि भाई ये इसे आप हमारे घर ले आए, आप लोग पकड़ लिया है? जी हाँ जी पकड़ लिया। अच्छा। अब वो उन्हें शरबत लाया गया कि जो जख्म बहुत ज्यादा हो गया है, वीकनेस हो गई होगी, आप ये पी लीजिए थोड़ा सा। तो उन्होंने वो शरबत का जो प्याला था, वो अपने बेटे से कहा कि बेटा ये इन्हीं को पिला दो, ये सामने जो सज्जन खड़े हैं भाई साहब, जिन्होंने जिन्होंने हमला किया था हमारे ऊपर, गर्दन से खून बह रहा है हमारे, ये उन्हें पिला दो। क्यों पिला दो साहब? क्योंकि ये मेरे घर आया है। आप समझे मेरी बात में क्या कर रहे हैं? यानी ये हमारी हमारी तहजीब ये है कि घर आए इंसान को, चाहे वो कातिल ही क्यों ना हो, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, चाहे वो हम में से ना हो, हॉस्पिटलिटी मस्ट बी एक्सटेंडेड। ओके। सो आप इन्हें पहले ऐसा करो, इन्हें ये शरबत पिला दीजिए। हाँ भाई लो शरबत। अब वो लगा रोने के साथ, मैंने तो कत्ल कर दिया आपका, मतलब लगभग गर्दन अलग, ये खून बह रहा है, आप मुझे ये पिलवा रहे हो? कहने नहीं नहीं कोई नहीं। अब लोग उसके टुकड़े करने के चक्कर में बिल्कुल से, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई ऐसा आप कुछ नहीं करोगे, मैं बच गया, इतने सारे हकीम लगे हुए हैं, चूंकि तलवार जहर से बुझी बुझी हुई थी, तो जहर बदन में असर कर रहा था, तो मुझ पर छोड़ दो कि मुझे क्या करना है इसके साथ। अगर मैं चला गया दुनिया से, तो इसने एक बार किया है, तुम्हें कसम है, तुम भी एक ही बार करना, उससे ज्यादा इजाजत नहीं है मेरी। यानी कहने का मतलब यह है कि मरते दम तक सोशल जस्टिस का और लोगों के हक का, उनके राइट्स का ख्याल रखना, ये जितना ज्यादा आप जितने टॉप लेवल के स्पिरिचुअल लीडर की लाइफ में झांकेंगे, जो ट्रू सेंस में है, मैं सो कॉल्ड
पैसे वाले स्पिरिचुअल लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्हें रूपरेखा धारण कर रखी है, बाकी दुनिया के सारे गलत काम जो है उनकी लाइफ में मिलते हैं, और ऐसे लोग दुनिया में हर जगह आपको मिल जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि हम लोग को किसी भी बुरी से बुरी और कभी कभी अच्छी से अच्छी मिसाल के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमारा देश खुद अपना आप एक दुनिया है, इतना बड़ा मुल्क है कि हर तरह के एग्जाम्पल मिल जाते हैं हमारे यहाँ। सो हैं और वो अपनों से जो कतरा के चले, हम वो हैं जो गैरों को भी अपना के चले हैं। जो गैर होते हैं दूसरे हैं, जिन्हें अदर्स कहा जाता है, इवन हम उनको भी अपनाने की कोशिश करते हैं। हम उनको कभी भी इस ग्राउंड पर अलग शुमार नहीं करते कि ये तो हम में से नहीं है, लिहाजा इनके साथ जो भी बर्ताव करें सब जस्टिफाइड है, ऐसा नहीं सोचते हैं। ठीक है जी। आगे फरमाते हैं, उलझे ही नहीं गेसुए पुरखम में किसी के। गेसु किसे कहते हैं जी? गेसु कहते हैं बालों को। ठीक है जी। एक बहुत मशहूर सूफी है, उनका आई मीन टाइटल है गेसु दराज। यू कैन गूगल हिम। ठीक है। और वो इसलिए कि उनके बाल लंबे रहे होंगे, और आमतौर पे ट्रेडिशनली सूफिया के बाल लंबे हुआ करते थे। जरूरी नहीं हर सूफी लंबे बाल रखे या हुलिया और वैसी आई मीन वेशभूषा अख्तियार करे कि जो रहती है। आदमी को मेंटली, आइडियोलॉजिकली और प्रैक्टिस वाइज सचमुच स्पिरिचुअल होना चाहिए। बाकी पीले कपड़े पहन के, ऊंची टोपी लगा के कई सारे लोग आजकल किसी मजार पे बैठे हैं, दे आर नॉट ट्रूली सूफी। ठीक है ना। वो किसी कब्र पे खड़े होकर अपना कद ऊंचा कर रहे हैं, बाकी उनका कोई लेना देना सूफिज्म से या उसके उसकी 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 तालीमात से, उसकी आई मीन डॉक्ट्राइन से, उसकी टीचिंग से नहीं है। दे डोंट नो एनीथिंग, और प्रैक्टिस में भी उस तरह से नहीं है। बस उनका ख्याल ये है कि अगर आप अपियरिंग वाइज ऐसे लगते हैं कि लोगों को लगे किसी सूफी दरगाह से होंगे तो लोग बड़ा रिस्पेक्ट करेंगे, चुनांचे उन्होंने ऐसा कर रखा है। ठीक है जी। सो उलझे ही नहीं गेसुए पुरखम में किसी के, हम वक्त के जुल्फों को भी सुलझा के चले। गेसु, जुल्फ, दोनों लफ्ज फारसी के हैं, दोनों किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? हाँ जी। सॉरी, बाल के लिए। बालों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी जी जी। जी जी। काकुल, गेसु, जुल्फ, कई सारे अल्फाज हैं जो बालों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और कमाल की बात ये भी है कि कोई साहब ये ना सोचे, हमारे कोई साथी ये ना सोचे, साहब या साहिबा, के इसमें कोई जेंडर बेस्ड कोई वो मसला होगा कि जुल्फ जो है वो खवातीन के लंबे बाल को कहते हैं और गेसु जो है वो मर्दों के। ऐसा कुछ नहीं। दोनों दोनों के लिए उर्दू पर्शियन लिटरेचर में भरे पड़े हैं अल्फाज के, वो जो है वो एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस लफ्ज की, और बहुत ही की वर्ड है ये पोएटिक लिटरेचर का। ठीक है जी। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। अब ये मीर तकी मीर का शेर है ये। ठीक है ना। सब बड़े बड़े लोग दुनिया में लंबे बालों के में ट्रैप हो गए, कहने का मतलब ये, चाहे कितने बड़े साहब क्यों न रहे हों। तो आप देखें गेसू का लफ्ज यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। जुल्फों, जुल्फ, ये जुल्फ घटा फला, तो नहीं जाने कितनी बार आपने सुना होगा बॉलीवुड के गानों में भी, तो ये सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। बट महाराज जी कहते हैं कि हम जो है वो किसी लंबे बाल के और किसी करली किस्म के लंबे बालों को पुरखम, पुरखम यानी फुल ऑफ कर्ल्स, जिसके अंदर हाँ इस किस्म के बाल, हम कभी उसमें उलझे नहीं, कभी फंसे नहीं भैया। क्यों नहीं फंसे? क्योंकि हम वक्त की जुल्फों को भी सुलझा के चले हैं। हमने अपने दौर के जो भी मसाइल थे, जो भी इश्यूज थे, हमने उसको हमेशा सॉल्व करने की कोशिश की है, खुद मसला बनने की कोशिश नहीं की है। सो डायरेक्टली इसके अंदर बात उस आई मीन गजल वाले कॉन्टेक्स्ट में नहीं कही जा रही है कि आप ये समझें कि साहब बिल्कुल ट्रूली वही जुल्फ मुराद है, या इसके अंदर कोई रोमांटिक एलिमेंट्स है, ऐसा नहीं है। बात दरअसल ये कि हमने जिंदगी में कोशिश की कि हम खुद जो दुनिया के सो कॉल्ड इश्यूज हैं, मसाइल हैं, उसमें ट्रैप ना हो, बल्कि हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। बी पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जिंदगी में मसाइल के हल का हिस्सा बने, खुद मसला ना बने। ठीक है ना। तो हमने हमेशा चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की है। हम वक्त की जुल्फों को भी सुलझा के चले हैं। अच्छा जी। सर मैं पढ़ूं? क्लियर है यहाँ तक? जी जी, श्योर जी। श्योर।
हंगामी सफर दीद के हम्म। काबिल था नजारा, हम्म। खुद तड़पे हैं औरों को भी तड़पा के चले हैं। जी। हंगामे सफर दीद के काबिल था नजारा, खुद तड़पे हैं औरों को भी तड़पा के चले हैं। अब जाहिर है कि जो भी रिश्ते होते हैं, एक एक मुर्शिद का अपने फॉलोअर से रिश्ता हो, एक माँ का अपने बेटे से रिश्ता हो, या जितने भी रिश्ते आप इमेजिन कर लें, जब उसमें बात दूरियों की होती है, ट्रैवल की होती है, सफर की होती है, दूर जाने की होती है, जुदाई की होती है, तो फिर वो जो पर्टिकुलर टाइम होता है वो जरा सख्त होता है सभी के लिए। ठीक है, वो जरा सा मुश्किल के वक्त होता है सभी के लिए। हम्म। हंगामे सफर दीद के काबिल था नजारा, सफर के वक्त देखने के लायक था ये मंजर, सफर के वक्त ये मंजर देखने के लायक था। आमतौर पे खवातीन जो है वो शादी के 15 साल बाद भी जब वो अपने मैके से आती हैं, वो अपने ससुराल की तरफ जब अपनी माँ से रुखसत होती हैं, ठीक है, या तो हमने देखा है कि वो, आई मीन, उनको पता है कि अब पूरी लाइफ कहाँ गुजरनी, कहाँ हम हैं, कौन असली घर है, सब कुछ है। बट फिर भी वो जब अपनी माँ से रुखसत होती हैं, अपने घर से निकलती हैं, तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा इमोशनल सा माहौल हो जाता है। ठीक है। सो इसका मतलब यह है कि इस तरह के जितने भी खुलूस से भरे रिश्ते हैं, उनमें जब कभी फॉर द टाइम बीइंग एक एक गैप और एक फासला और एक जुदाई का सिलसिला शुरू होने वाला होता है किसी सफर की वजह से, तो वो मंजर बड़ा देखने के लायक होता है कि किस कदर, आई मीन, इमोशनल कनेक्ट और वैसी बॉन्डिंग देखने को मिलती है कि खुद तड़पे हैं औरों को भी तड़पा के चले हैं। यानी क्या मतलब, सही माना में जो मुर्शिद है, वो खुद भी अपने चाहने वालों से दूर जाके बहुत अच्छा नहीं फील कर रहा होता है, खुद भी तड़पता है, खुद भी परेशान होता है। और जो लोग उनसे जुदा हो रहे होते हैं, जो लोग उनके सच्चे श्रद्धालु होते हैं, जो लोग उनके सच्चे, आई मीन, डिवोटीज होते हैं, उनको भी इस बात से दिक्कत होती है और परेशानी होती है कि भाई एक तो आप साल 2 साल में कभी एक बार आते हैं, आप 2-4 दिन के लिए, और उसके बाद फिर आप चले जाते हैं और ठीक से दर्शन भी नहीं हो पाते हैं, ठीक से बात भी नहीं हो पाती है। कितनी दुआएं मांगी जाती हैं, कितनी तमन्नाएं, कितनी आरजुएं, कितनी विशेष होती हैं आपसे मिलने, आपसे आंखें चार होने की, और उसके बाद फिर आप आके तशरीफ ले जा रहे हैं। तो वो जरा सा सख्त मरहला होता है और बहुत ही मुश्किल, आई मीन, स्टेज होती है जिससे गुजरना पड़ता है दोनों ही लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी। आई थिंक फेस चेंज करने की जरूरत है ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हर मोड़ पे मंजिल का गुमा मुझको हुआ है, तब का काफिले कुछ मेरी तमन्ना के चले। हर मोड़ पे मंजिल का गुमा मुझको हुआ है, जब काफिले कुछ मेरी तमन्ना के चले हैं। हमारी एज ए ह्यूमन बीइंग, जो तो हमारी जो डिजायर्स हैं, हमारी जो ख्वाहिशें हैं और जो तमन्नाएं हैं, उनमें अजीब बात यह हमारी जिंदगियों में कि इस इन इन तमन्नाओं के काफिलों की खास बात यह है कि जिंदगी में जितने मोड़ आते हैं, लगता है बस फाइनल डेस्टिनेशन आ गया, अचीव कर लिया हमने। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एक नया गोल सेट हो जाता है। आप इसको यूं समझें जैसे एक बच्चा जो है वो दुनिया में आके जब स्कूलिंग शुरू करता है, तो शुरू दिनों में उसके लिए लगता है कि हाई स्कूल क्या होता होगा, मतलब अगर मैं वहां पहुंच गई या पहुंच गया तो दुनिया जीत ली मैंने। मतलब बोर्ड एग्जाम होते हैं बहुत टफ। अप्पी ने बताया और भाई ने बताया और फलां ने बताया है, क्लासमेट बोल रहे थे, मम्मा पापा बता रहे थे, कह रहे थे बेटा हाई स्कूल बड़ी क्लास होती है, बहुत टफ होता है, बोर्ड के एग्जाम होते हैं, मतलब समझ लो तुमने एवरेस्ट पे चढ़ गए तुम अगर तुमने ये कर लिया तो। बेचारी ने किसी तरीके से फर्स्ट क्लास से केजी वेजी से करते कराते वो 9 तक आ गई बेचारी, उसने हाई स्कूल पहुंच गई। अब जो हाई स्कूल पास किया, तो हाई स्कूल पास करने एग्जाम देने से पहले टेंशन ये है कि भाई 11th 12th तो बहुत ही ज्यादा डिसाइसिव है, मतलब करियर का बिल्कुल चौराहा है वो तो। इसके बाद तो तय होना है कि आपको हायर एजुकेशन में करना क्या है।
ठीक है। तो फिर ये तमन्ना हुई, फिर ये ख्वाहिश जागी कि भाई अब जो है वो अगला टारगेट ये है कि आप +2 अच्छे से हो जाए, मतलब अच्छा कॉलेज मिल जाए और वो मिल जाए पढ़ने को जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ और जहाँ चाहती हूँ और जैसे चाहती हूँ वो हो जाए। अब वो सारा बेचारी का विदाउट इन टेकिंग एनी रेस्ट और सारा फोकस शिफ्ट हो जाता है फर्दर 11th पे, और उसके बाद 12th करने को जिंदगी का सबसे बड़ा और नाक का मसला बना लेते हैं बच्चे कि भैया अब जो है वो भाई इससे बड़ी ख्वाहिश तो करें यार, सब बात छोड़ा, मेरा 12th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, यू नो। तो उसमें लग जाता है। +2 हो गया, अब वो भी और उसके माँ बाप भी, उन्हें सबसे बड़ी फिक्र ये है कि भाई एंट्रेंस तो दे रखा है फला यूनिवर्सिटी में, फला जगह, और नीट का और खाए का बथुआ करो जी पे, मालाएं जप रहे हैं, दुआएं हो रही हैं, इबादतें हो रही हैं कि किसी तरीके से सिलेक्शन हो जाए, कहीं नाम आ जाए। और बड़ी मेहनत की, बड़ी कोचिंग की है, बड़ा मसला, एक लगातार कंटिन्यूसली एक के बाद एक मेजर डिजायर्स हैं, वैलिड तमन्नाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, उसमें कुछ इनवैलिड भी होती हैं जो जिंदगी को और कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं, उसकी तरफ इंसान का ध्यान नहीं होता है। मैं तो बस सिर्फ एक और वो भी वैलिड किस्म की तमन्ना की बात कर रहा हूँ, वरना जिंदगी में इंसान के तमन्नाओं के काफिले होते हैं, जैसे कारवान ऑफ विशेस, हमारी लाइफ में जिसकी तरफ इशारा भी है, वो सोचिए उसका क्या असर होता होगा। मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, एक बच्चे की मिसाल दे रहा हूँ। हाँ जी, +2 करने के बाद किसी तरीके से उसका मेडिकल में या उसका जो है वो जेई में कहीं से नाम वाम आ गया, और अब जो है वो सिलेक्शन वगैरह हो गया, तो अब कॉलेज कौन से मिले, सोशल सिक्योरिटी, फलाना इशू, घर से दूरी, हॉस्टल लाइफ, एक दुनिया भर के चैलेंजेस। उसमें भी किसी तरीके से चॉइस के मुताबिक कॉलेज मिल गया और पढ़ाई शुरू हो गई। बेचारे ने किसी तरह मरते मराते रोते रुलाते पढ़ाई शुरू करी। 2 साल गुजरे थे कि अब फिक्र है जॉब की, रेवेन्यू जनरेट करने की, पैसे कमाने की। तीसरे साल के बाद उसने बेचारे ने सारी जिंदगी का तमाम तर अपनी एनर्जी झोंक दी इस बात पे कि कहीं ठीक ठाक से जॉब मिल जाए। जॉब मिली नहीं कि अब जिंदगी का सबसे बड़ा मसला, भाई एक चीज होती है उसे शादी कहा जाता है, वो भी की जाती है ना। यार ये तो बहुत ही बड़ा मसला है, तो मतलब ये तो लाइफ का भाई साहब इससे क्रूशियल पॉइंट कोई नहीं है, या बन गई है समझ लो बिल्कुल ही, ठीक है ना, किधर जाएंगे पता नहीं। अब उसमें हजार तरह के इफ्स एंड बट्स हैं, और ये तमन्नाएं और ख्वाहिशें हैं कि साहब मत पूछो बस, क्या शादी और कैसी शादी होगी। और किसी तरीके से जी माँ बाप की दुआएं थी, शादी भी हो गई। और उसके बाद जो है वो आदमी सोच रहा है कि अच्छा भाई जिंदगी में बहुत बड़ा काम हो गया, शादी हो गई। उसके बाद साल 2 साल के बाद जिम्मेदारियों का सिलसिला शुरू होता है। खुदा ने एक औलाद से नवाजा, अब पता चला सर आप सेकेंडरी हो गए, आपका सारा फोकस अब आगे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है कि भाई अब ये अमानत खुदा है, इसको क्या करना है, कैसे परवान चढ़ाना है, क्या करना है। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसकी तमाम टेंशन आपकी अपनी थी पहले से, ठीक है ना। और उधर बीवी जो है वो आंखें दिखा रही है, ठीक है, अब करे तो क्या करे बंदा बेचारा। तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि हर कदम पे लाइफ में, हर स्टेज में एक नया चैलेंज है, एक नई आरजू है, एक नई तमन्ना है, एक नई विश है, जिसे पूरा करने के लिए इंसान खुद को पूरे वजूद को झोंक देता है। और इतना इमेच्योर है आदमी कि हर स्टेज में, हर टास्क को, हर हर आई मीन ख्वाहिश को और विश को पूरा होने के बाद, हर तमन्ना के पूरा होने के बाद उसे लगता है कि भाई ये बड़ा ब्रेक थ्रू है लाइफ में, मतलब ये टर्निंग पॉइंट बहुत जबरदस्त है भाई, रिलैक्स, आई हैव अचीव दिस, है ना। जबकि ये किसी अगले बड़े टास्क का इंट्रो होता है, ठीक है ना। इसके बाद उसे शिफ्ट कर जाना है दूसरे पे। तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमा मुझको हुआ है। लाइफ में जितने ब्रेक थ्रू आए हैं, जितने भी मोड़ आए हैं, हर एक पे मुझे ऐसा लगा बस मैंने अचीव कर लिया डेस्टिनेशन, आई हैव डन, ठीक है ना। जब काफिले कुछ मेरी तमन्ना के चले हैं, जब मेरी तमन्नाओं के काफिले आगे बढ़े, तो मुझे हर हर मोड़ पे ऐसा लगा कि भाई हम तो धन्य हैं, हमने तो ये कर लिया। पता चला भाई ये कर लिया, रुक थोड़ी गया सफर आपका। आपका सफर तो, अगर मैं ये कहूँ कि इवन यहाँ से जाने के बाद भी हमारा सफर जारी है, वहां यहाँ से जाने के बाद फिक्र ये है कि वहां डंडे पड़ेंगे कि बचेंगे हम, ठीक है ना, वहां क्या होने वाला है। तो कहना मतलब लाइफ जो है वो कंटिन्यूसली एक के बाद एक बड़े चैलेंजेस और बड़े मसाइल का सामना रहता है, और सब करना पड़ता है आदमी को, आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप स्किप नहीं कर सकते। ना अपने प्रोग्राम से आए थे, ना अपनी ख्वाहिश से जा सकते हैं, ठीक है ना। एक सिस्टम है और एक एक लॉ ऑफ नेचर है,
और उसके आगे सारे इंसानों का सर झुका हुआ है, सबको उसी तरीके से जिंदगी गुजारना है। उसमें कौन कितने फाउल करता है, कौन कितनी पाकीज़ा जिंदगी गुजारता है, इट डिपेंड्स ऑन हिज वे ऑफ लाइफ एंड टू होम ही फॉलो, इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, आगे चले हैं। जैसे कि चले जानिबे मैखाना शराबी, जैसे कि चले जानिबे में मैखाना शराबी, आशिक तेरे यूं दार पे लहरा के चले हैं। आप देखें कि एक ऐसा इंसान जिसकी जरूरत किसी मैखाने से वाबस्ता है, जब वो वहां जाता है तो उसके जाने का जज्बा देखें आप। हो अच्छा लगता है कि यार दुनिया की सबसे ज्यादा सुरूर और लज्जत और जॉय और प्लेजर वाली चीज मुझे यहाँ मैसर आती है, मेरी शदीद और इंटेंस काइंड ऑफ जरूरत के वक्त। तो वो बड़े खास जज्बे से लगभग दौड़ता हुआ पूरी चाह से बढ़ता है मैखाने की तरफ। ठीक है ना? कह रहे हैं आपके जो, यानी मेरे मुर्शिद आपके जो चाहने वाले हैं, या ए मेरे वतन, आप तुम्हारी इस मिट्टी में जान देने वाले हैं। आप इसको कई जगह पे आप फिट कर सकते हैं। ये कमाल है शेर का, बहुत इंक्लूसिव होता है। कई बार मिसरा जो होता है वो सूली पे अपनी जान देने के लिए भी वैसे ही चले हैं जैसे एक जो है वो, यहाँ मिसाल दी इन्होंने एक शराबी इंसान की जो मैखाने की तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी जरूरत यहीं से पूरी होनी है, मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी लज्जत और सबसे बड़ा मजा और सबसे बड़ी आई मीन जॉयफुल एक्सपीरियंस मुझे यहीं पर होने वाली है। तो बड़े खास जज्बे से जाता है ना, दौड़ता बड़े उतावलेपन से। ठीक है ना? कहने ये जो नहीं, आपके आशिक हैं और आपके चाहने वाले हैं, ए मेरे मुर्शिद, या मैं कहूँ कि मेरी धरती माँ, तुम्हारे जो चाहने वाले हैं, तुम्हारी आज़ादी के लिए जिन्होंने जाने दी, वो बिल्कुल दार पे यानी सूली पे वो ऐसे ही मस्त लोगों की तरह लहरा के चले हैं कि भाई मतलब जिंदगी जी ली हमने, हम वो करने जा रहे हैं जिसके बाद हमेशा अमर हो जाएंगे, हम लोग हमें याद रखेंगे कि हमने किस कॉज के लिए जान दी है। तो आपके जो चाहने वाले हैं वो जान देने के लिए भी ऐसे ही बढ़ते हैं जैसे एक शराबी मैखाने की तरफ बढ़ता है। देख रहे हैं आप एग्जाम्पल? शराबी को लगता है कि यहां पे मेरी जरूरत पूरी होनी है, और जरूरत नहीं, मेरा शौक, मेरी आदत और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लज्जत का सामान यहीं पर फराहम है। सो वो बड़े उससे जाता है वहां पर। कहने ये जो चाहने वाले हैं ये जान देने भी तेरे नाम पर ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, सूली को गले लगाते हैं जैसे एक शराबी मैखाने की तरफ आगे बढ़ता है। जी। गालिब ने कहा था कि जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। बहुत मशहूर शेर है गालिब का कि अगर हमने जान भी दे दी उसके नाम पर, तो ये जो जान है हमारे अंदर ये भी उसी की दी हुई है। तो सच बात तो ये है कि हमने फिर भी हक अदा नहीं किया। जिसकी चीज थी उसी को तो लौटाया हमने, अपने पास से क्या दिया हमने। गालिब का पॉइंट ये है, इसलिए गालिब को जीनियस किस्म का शायर कहा जाता है। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स देखें आप, कमाल है एकदम बिल्कुल से। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। ठीक है जी। उम्मीद थी जिनसे कि बुझाएंगे मेरी प्यास, उम्मीद थी जिनसे कि बुझाएंगे मेरी प्यास, वो और भी कुछ प्यास को भड़का के चले हैं। किस कदर खूबसूरत शेर है ये। उम्मीद थी जिनसे कि बुझाएंगे मेरी प्यास। ठीक है, जिनसे भी उम्मीद करते थे कि इनसे मिलने के बाद, इनसे मुलाकात के बाद हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे और बिल्कुल थर्स्ट नहीं रहेगी हमारे अंदर, और बिल्कुल अब फील करेंगे चलो भी धन्य हो गई लाइफ। अब जो है वो किसी चीज के लिए तड़प नहीं बची हमारे अंदर अब, है ना? ऐसा सोचा था जैसे एक बहुत ज्यादा प्यासा आदमी हो, मरने की कगार पे हो बेचारा, पानी न मिलने की वजह से,
उसे कोई शख्स मान ली प्यास है उसे एक बोतल पानी की, मेरी बात समझ रहे हैं आप, 2 गिलास पानी की, और उसे कोई आदमी एक घूंट पानी पिलाए, जी। एक घूंट या उससे भी कम, तो हम्म। साइंटिफिकली उस प्यासे का हाल आपको पता है क्या होता है? उस प्यासे का हाल ऐसा होता है, ऐसा बताया जाता है, और ये एक आई मीन शायद साइकोलॉजिकल फिनोमेना भी है कि उसकी वो हालत जो वो उस आधे घूंट पानी पीने से पहले थी ना, उससे कहीं ज्यादा बुरा हाल हो जाता है उसके बाद उसका। क्योंकि उसके अंदर के वो सारे सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं कि देयर इज समथिंग सम होप के अब वो जो प्यास है आपकी जिंदगी बचने की जो राह है वो पूरी होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल। ऐसे में उस आदमी को आप जो है वो इतना सा पानी पिलाएं, आधा घूंट, और वो तड़प रहा है पिछले 18 घंटे से, उसको है प्यास एक बोतल की, ठीक है। अब जो उसका हाल है, उसकी जो तड़प है वो पहले से कहीं ज्यादा हो जाती है, परेशान हो जाता है, काश ये भी ना मिला होता तो ठीक था। उसी तरह जो कभी नहीं मिला है अपने मुर्शिद से, जिसको बहुत ज्यादा मानता है, बहुत ज्यादा चाहता है, जिंदगी वार देने को तैयार है उसके ऊपर, अपनी पूरी जिंदगी लुटा देने को तैयार है, जान और माल से फिदा है उसके ऊपर, कुर्बान है उसके ऊपर वो, और वो अपने उस मुर्शिद को, अपने उस रहबर को, अपने लीडर को, अपने स्पिरिचुअल मेंटर को बहुत ज्यादा दिल से चाहता और मानता है, मगर आज तक कभी देखा नहीं है बेचारे ने नजदीक से। एक जवान है बेचारे, खाली पढ़ा है, फोटो में देखा है, वीडियो में देखा है, सामने से नहीं मिला है। तो उसके जहन में ख्याल ये था कि जिस दिन मैं एक बार मिल लूंगा यार, आह भाई वाह, ये हो गया, बड़ा सुकून मिला और बात खत्म हो गई। ऐसा उसने सोच रखा था पहले। ये एग्जाम्पल है जो आप यानी मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूँ, इसको आप कई जगह पर कई अलग अलग ढंग से इसको आप समझा सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है ना। आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन इट, ओके। अब सवाल ये कि एक बार उस बंदे की मुलाकात हो जाती है उस अपने अजीम रहनुमा, रहबर, पेशवा, लीडर से, जिसके लिए उसने सोचा था कि मैं क्या, मेरे माँ बाप बच्चे सब कुर्बान है यार, इतने महान इंसान हो आप, आपसे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, दुनिया में, जान माल सब कुर्बान है आपके ऊपर, सिर्फ देखा और सुना था और उनके कारनामे जाने थे उसने। एक बार जिंदगी में उसे शुभ अवसर प्राप्त हुआ कि उसने एक झलक नजदीक से देख लिया और आंखें चार हो गई, मुलाकात हो गई हल्की सी, ठीक है। अब ये जिसके अंदर प्यास थी, आपको क्या लगता है ये प्यास और भड़क जाएगी आज के बाद, कि भैया हमेशा के लिए बुझ जाएगी, अच्छा भाई ठीक है जो जा रहे थे हो गया, देख लिया चलो वक्त है? आपको क्या लगता है वो और भी कुछ प्यास को भड़का के चले हैं? पढ़ा आपने मिश्रा? जी जी। होता ये है कि उस सूरत में जब तक वो नहीं मिला था, अगर उसका ख्याल ये है कि एक बार अपने उस लीडर से, अपने उस पेशवा से, अपने उस मुर्शिद से मैं मिलूंगा, तो फिर समझ लीजिए कि क्वेंच, ठीक है ना, प्यास बुझ गई, खत्म बात, सब ठीक ठाक। ऐसा होता नहीं है, इसका ठीक उल्टा होता है दरअसल, इसका ठीक उल्टा होता है, और ज्यादा हम्म। इंटेंस हो जाती है वो डिजायर, वो ख्वाहिश, वो तड़प अंदर से कि मजीद मिलते हैं, मजीद आपके पास बैठे, आपसे मिलें, आपसे बात करें। ये होता है इंसान के साथ, ठीक है। और जो मैंने वो वाली बात कही थी कि एक घूंट पानी पीने वाली बात, मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, मे भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो। एक इंसान था जो दुनिया, समाज, रिश्तेदार, घर बार छोड़ के और वो जंगल में चला गया। सुन रहे हैं जी? जी। जंगल में चला गया, और उसने कहा कि जी मुझे अब अल्लाह की इबादत करनी है और सजदे करने हैं, नमाज पढ़नी है और तस्बीह पढ़नी है, और बस जरूरत भर का पानी खाना रखना है कि मर ना जाऊं बस, और किसी से कोई मतलब नहीं रखना जी, मुझे तो अल्लाह अल्लाह करना है। वो कर रहा था बेचारा अल्लाह। कुछ दिन गुजर गए, एक दिन उसके जहन में ख्याल पैदा हुआ कि आई हैव डन एनफ, भाई साहब इतनी इबादत कर ली है, आसपास तो कोई है नहीं मेरे टक्कर में, ठीक है, इतनी नमाजें, इतने सजदे, मेरे नॉलेज में तो नहीं है कोई बंदा और दूसरा होगा जिसने इतनी नमाजें, इतनी तस्बीह पढ़ी होंगी, इतने सजदे की होंगे, इतनी इबादतें की होंगी, इतनी रियाजतें की होंगी, इतनी पूजा पाठ की होंगी, लगता नहीं मुझे। बढ़िया कर दिया मैंने काम। आई होप कि ऊपर वाला भी इंप्रेस हो ही गया होगा मुझसे, यार बंदे में दम है भाई साहब, ठीक है। इसके जहन में जैसे ही ख्याल आया, इसका पानी खत्म हो चुका था जो इसके पास था, धीरे धीरे इसके ऊपर प्यास जो है वो इसकी बढ़ने लगी। प्यास इतनी बढ़ी है, पानी आसपास नहीं, इसके पास नहीं, जंगल में पानी नहीं मिल रहा, और वो बेचारा बड़ा परेशान, क्या करे। होते होते ये नौबत आ गई कि अब इसको लगा कि मैं इसी तरह इबादत करते हो बिना पानी के
प्रलोक सिधार जाऊंगा और पानी मुझे नहीं मिलना, नहीं मर जाऊंगा ऐसे में प्यास से। सुन रहे हैं आप लोग मेरी बात ध्यान से सभी लोग? जी जी। अच्छा जी। इस कंडीशन में उस जंगल में जहां दूर दूर तक जिंदगी के आसार नहीं थे, कोई दिखाई नहीं देता आदमी ना आदमजाद, एक बंदे को उसने देखा कि वो घोड़े पे बैठा हुआ क्रॉस कर रहा है मेरे पास से। इसकी जान में जाना है यार, कोई तो आ रहा है, कुछ तो कुछ मिलेगा, कुछ जुगाड़ बनेगा, कुछ करता हूं। हिम्मत नहीं कोट बैठे बेचारा, दम निकला जा रहा है प्यास से। पास से गुजरते देखा तो उसे हाथ से इशारा किया कि भैया। वो रुक गया बंदा। जब वो रुक गया तो इसने कहा कि भाई, प्यास से बहुत बुरा हाल है और मौत के करीब हूं समझ लो। और मैंने ये तय किया है कि मैं ये जो जगह है, नमाज जहां और इबादतें जहां और सजदे जहां और जहां पर मालाएं जप रहा हूँ, तस्बीह पढ़ रहा हूँ, ये छोड़ूंगा नहीं मैं। और अब पानी खत्म हो गया मेरे पास, आसपास कहीं पानी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ पानी मिलेगा क्या? और पानी मिलेगा तुम्हारे पास? पिला देते भैया, जान में जान आती तो। वो देख के भाग गया सिनेरियो कि बंदा जो है वो फुल डेडिकेशन के साथ कोने में बैठ के रब को याद कर रहा है। तो उसने कहा, पानी तो दे दूंगा तुम्हें, पानी तो तुम्हें दे दूंगा मैं, मगर एक शर्त है। आधा ग्लास पानी तब दूंगा जब तुम अपने रब से ये कहो कि तुमने अपनी अब तक की हुई सारी इबादतों की आधी इबादत मेरे नाम कर दी। कहो अल्लाह में से, कहो उससे अभी इस वक्त कहो कि मैंने अब तक जिंदगी में जितने सजदे, जितनी नमाजें, जितनी तस्बीह, जितनी मालाएं जपी है, जितनी तस्बीह पढ़ी है, उसका आधा 50% इस आधे गिलास के बदले में जो ये बंदा मुझे दे रहा है पानी का, जिससे मेरी जिंदगी बच रही है, मैं तेरी बारगाह में ये दरखास्त करता हूं कि मेरे खाते से निकाल के इस आदमी को दे दिया, चूंकि इसने पुण्य काम किया है, मेरी आधी इबादत जिंदगी की, ओ सॉरी, मेरी जिंदगी जान इसने बचाई है, लिहाजा इसने कह दिया ये फौरन, ये यहाँ आधी इबादत मेरी पूरी लाइफ की, या अल्लाह मैंने इसके नाम कर दी मुझे। उस आदमी ने एक गिलास में इतना सा पानी, मश्क से, वो चमड़े के पहले वो बर्तन होते थे पुराने जमाने में अरब वगैरह में, उससे पानी से उंडेला, इतना सा, मरते हुए आदमी को इतना सा पानी उसने दे दिया। अब इसने जब पानी पिया तो भाई साहब इसकी हालत पहले से ज्यादा बदतर हो गई। यानी जब जब तक नहीं पिया था तब तक यह हालत नहीं थी, जो इतना सा पानी पीने के बाद इसका हाल बिगड़ा है। तड़पने लगा एकदम से, प्यास भड़क गई, सारे सेंसेस एक्टिव, कुछ आना है बदन में, कुछ पानी, कुछ मैसर आ रहा है, इसका मतलब। अब ये तड़पा बुरी तरीके से, इसने कहा कि भाई साहब एक रिक्वेस्ट और है, थोड़ा सा पानी और दे दो आप, थोड़ा सा पानी और दे दो। तो उसने कहा भाई बिल्कुल दे दूंगा थोड़ा सा पानी और। फिर एक शर्त और है, क्या है? वो जो आधी बची है आपकी लाइफ की सारी इबादतें हो, सारे सजदे हो, सारे तो वो भी अब खुदा से कहो कि वो मेरे अकाउंट में लिख दे और मेरे हवाले कर दे सारी नेकियां तुम्हारी। कहो अपने रब से, तब मैं तुम्हें आधा गिलास और पानी दूंगा, वरना नहीं दूंगा। इसने देखा, कहने लगा यार, नमाज तो फिर पढ़ ली जाएगी, बाकी निकल लिए तो क्या होगा। उसने कहा कि पालने वाले मेरे रब, मेरी जिंदगी की आधी और इबादतें बची हुई हैं जो तेरे यहाँ दर्ज हैं, वो सारी इबादतें, सारे सजदे मैंने इस आदमी को दिए, इस चीज के बदले में जो मुझे ये दे रहा है, जिससे मेरी लाइफ बच रही। उस आदमी ने आधा गिलास पानी और दे दिया इसे, एक गिलास पानी ने मिल गया, और फिर वो चलता बना। ठीक है। चलते जी। चलते उस आदमी ने कहा उससे कि भैया, आइंदा कभी इस तरह मत सोचना। आपने पूरी जिंदगी जितनी इबादत की थी उसकी एक्चुअल कीमत उस रब के बनाए हुए जल ही जीवन के एक गिलास पानी से भी कम कीमत थी उसकी। इसने आपकी लाइफ बचा ली। लाइफ में कभी ऐसा दोबारा जहन में ख्याल मत लाना। इसने मुझे, आप कौन? वो गायब, पता चला वो फरिश्ता था, इसको कुरान ने भेजा था इसका दिमाग ठीक करने का। ठीक है, वो गायब, ठीक है ना, विलुप्त हो गया वो। ये पूछते रहे आप कौन? कहना आप कौन से कोई मतलब नहीं है, मैं तो गया, मैं तुम्हें बताने के लिए भेजा गया था कि तुम्हें समझाऊं कि आप अपनी एक सांस का हिसाब नहीं दे सकते अपने रब को, जो आती है और वापस आना बाहर, रास्ता भूलती नहीं है, आ जाती है नॉर्मल। अगर रुक जाए ना एक सेकंड में, तो कितने बड़े खां क्यों ना हो, होना कुछ नहीं है, फिर सेम ही है मामला, फिर सुपर पावर हो आप या फिर कोई भी हो आप। ठीक है ना?
तो इसलिए Yeah. इस तरह का ख्याल पालने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि मैंने बड़ा अच्छा कर दिया। अपने अच्छे किए पर भी घमंड करने की इजाजत नहीं है। जरा नहीं। सी भी ऐसे ख्याल आप नहीं पाल सकते, इट इज नॉट अलाउड। ठीक है। Right. वो जो कुछ देता है वो उसका कर्म है, वरना ऐसा नहीं है कि हमारा इतना राइट बनता है कि हमने इतने अच्छे काम किए अब तो बनता ही है हमारा। ये सोचना जो है वो लेजिटिमेट थिंकिंग नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, आगे चले। Okay. Last here. हम्म। Somebody wants to read, or should I read it? एनीबडी कैन रीड। उठे हैं दरे साकिए, सॉरी, साकिए उल्फत उल्फत से जो दर्शन। से जो दर्शन। उठे हैं दरे साकिए उल्फत से जो दर्शन, महसूस ये होता है कि कुछ पाके चले। पाक चले। उठे हैं दरे साकी उल्फत से जो दर्शन, महसूस ये होता है कि कुछ पाके चले। चलिए, ये एक अच्छी बात है कि जो हमारे साकी हैं यानी हमारे मुर्शिद हैं, उनके पास, उनके द्वार जाने के बाद, उनके पास जाने के बाद जब आदमी उठता है तो उसे ये जरूर लगता है कि वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रहा है, यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर लेके जा रहा है, कुछ ना कुछ उससे जरूर उसने पाया है, तब इस दर से उठ के वो जा रहा है। जो कोई भी उस मुर्शिद के दर पे हाजिरी देगा और उनके पास कुछ लम्हे बैठेगा, उसे उठते वक्त लगेगा कि वो उनके पास से कुछ न कुछ हासिल करके उठा है, खाली हाथ नहीं उठा है। इसको आप यूं समझें, आप अपने जीवन में किसी विद्वान आदमी के पास, किसी भी पढ़े लिखे कायदे के सुलझे इंसान के पास, और थोड़ा सा दिलसोज, दर्दमंद और मुखलिस इंसान के पास, इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी आई मीन मोरालिटी और शराफत होती है, और समझदार और पढ़े लिखे दुनिया देखे लोग होते हैं, उनकी एक खास बात यह है कि उनके पास बैठने वाला जवान कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके पास से उठे और कोई वैल्यू एडिशन ना हो उसकी लाइफ में, कुछ नई चीज ना सीखा हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये कमाल है ढंग के लोगों का दुनिया में कि वो आपको 5 मिनट की आपके हमनशीनी में और साथ बैठने में कुछ न कुछ ऐसा जरूर सिखा देंगे जिससे आपके इल्म में, आपके नॉलेज में, आपकी सोच में, आपके जहन के फिक्र के खजाने में कोई ना कोई एक चीज और ऐड हो जाएगी। ऐसे में एक स्टफ वो भी है जो सो कॉल्ड लीडर कहलाता है, पॉलिटिकल और जो भी आप उसको नाम दें, वो कुछ ऐसी बातें करता है कि इंसान ताली बजाता है। बच्चा घर में माँ बाप जैसे सबसे ज्यादा चाहने वाले रिश्ते को बात कर रहे देखने हो के ना, बाद क्यों नहीं पर ये उनकी बात जरूर सुन के चेक कर ताली लो कि बजाता। कुछ सिंगल लाइन है नहीं है कि जितनी हेलो, हेलो। बच्चा अपने घर में अपने माँ बाप की बात सुन के ताली क्यों नहीं बजाता है जैसे बाहर रैली में बजती है? मेरा क्वेश्चन है। ठीक है ना, नहीं बजाता है ताली क्योंकि वो वहां पर उसको अच्छी बात बताई जाती है जो उसके लिए मुफीद है, काम की है, उसको सिखाया, समझाया, सुधारा जाता है कि बेटा ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि जब उससे ये कहा जाए कि आप बहुत अच्छे, आपके बड़े बहुत अच्छे, आदमी ताली बजाता है, चाहे वो झूठ क्यों ना हो। और जब उससे ये कहा जाए कि आपके डूज एंड डोंट्स ये हैं, आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ताली नहीं बजाता। फिर वो हैंग हो जाता है, मुंह खोल के देखता है, अच्छा ये करना है मुझे। जबकि ये वाला वर्जन उसके लिए फायदेमंद है। पहले वाला वर्जन फायदेमंद नहीं है, मुझे झूठी तारीफों से कुछ नहीं मिलना भाई साहब। मेरे अब्बा नहायत शरीफ और बड़े कायदे के आदमी थे, बड़ी इज्जतें मिली उनकी वजह से उनको ऊपर, मगर वो मेरी अपनी लाइफ में मुझे कामयाब होने या इज्जत कमाने के लिए मुझे खुद एफर्ट करना होंगे। आप समझ रहे हैं? उससे काम नहीं चलेगा सिर्फ। ठीक है ना? तो कहने का मकसद ये है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो थोड़ी सी बैठक में, थोड़ी सी मुलाकात में आपको और हमें कोई ना कोई ऐसी चीज बताने सिखाने की कोशिश करते हैं कि जिससे कई दफा तो आपका जहन अटक के रह जाता है, बहुत दिनों तक याद करते हैं कि फला बुजुर्ग मिले थे यार, मेट्रो में, बस में, फला मुलाकात में 2 मिनट में उन्होंने ये वाली बात बताई कि इससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये बात ऐसे होती है। ठीक है ना?
तो जी उठे हैं दरे साकी उल्फत से, जो दर्शन मोहब्बतों का साकी यानी हमारे मुर्शिद जो हैं उनके दर से जब उठे हैं हम, महसूस ये होता है कि कुछ पा के चले हैं। हमेशा ऐसा लगता है हमें कि हम खाली हाथ नहीं उठे हैं, कुछ हमने हासिल किया है। ठीक है। yeah, it's true. It's true. When we go to see Maharaji, when we come back, we always go back with the heart full and रियली happy. Yeah.